नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के आपके इस कार्यक्रम में। जो कार्यक्रम बहुत दिनों से हमारे साथ में कई डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ में चल रहा है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों ने पिछले 33 दिन से भी ज्यादा हमारे साथ में आकर देश की सेवा की है। आज इसी श्रृंखला में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के साथ में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और सौभाग्य की बात है कि वाइस चांसलर महोदय प्रोफेसर भगवती शर्मा जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ कैलिफोर्निया से डॉक्टर अनूप महिश्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रार्थना जीवन का सार है, मन का विश्वास है, परमात्मा की आवाज है और इंसान को कठिन समय में जीने का एक रास्ता है। आइए कार्यक्रम की विधिवत प्रार्थना के साथ में शुभारंभ करते हैं, क्योंकि ये कॉलेज गौतम बुद्ध जी के नाम पे है। गौतम बुद्ध जिन्होंने जीवन का सार दिया, तो उन्हीं के साथ में इस प्रार्थना की विधिवत शुरुआत करेंगे। ओवर टू डॉक्टर पूनम सिंह जी। Namaskar, ma'am. So I'm just sharing my screen. पूनम जी वॉल्यूम। हर तरह का था विलास, पर नहीं बुझती थी प्यास। राजभोग प्रमाद थे, पर मन शांति का था ध्यास। इसी भोगी जिंदगी में एक दिन गौतम चले। तीन दृश्य दिखे उन्हें तब इसी अंबर के तले। एक रोगी, एक वृद्ध, एक शव को देख के राजा गौतम भिक्षुवन समान हो बस चल पड़े। खोजते फिरते चले उस ज्ञान को जो गुप्त है, प्रबुद्ध है, शुद्ध है, उसकी कथा जो बुद्ध है। प्रबुद्ध है, शुद्ध है, उसकी कथा जो बुद्ध है। एक शाख पर लटकती जिंदगी को थाम के निरंजन पार और फिर बैठे मन में ठान के। या तो सृष्टि से परे की ज्योति मुझको दिखेगी, या इसी बोधि तले मेरी ये काया मिटेगी। उसी पल इस क्षितिज में। थैंक यू वेरी मच। सो प्रार्थना के साथ में, गौतम बुद्ध की प्रार्थना के साथ में हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया
अब मैं प्रदीप तोमर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि डॉक्टर को बुलाने से पहले उनकी प्रोफाइल को बताएं। डॉक्टर प्रदीप तोमर जी। Yes, ma'am. Thanks, Dr. Sapna, and thanks to you कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम सभी हम लोगों के लिए कर रहे हैं। एंड मैं अपने वाइस चांसलर सर का भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो हमेशा हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं और हमारे डिफरेंट वेबिनार्स के थ्रू वो हमेशा हमें एक डिफरेंट एनवायरनमेंट देते हैं, जिससे कि हम लोगों का बहुत ज्ञान वर्धन होता है। सो welcome to all the participants and all the main speaker and organizer and coordinator of this program. So Dr. अनूप महेश्वरी जी, आपका वर्चुअल स्पेस ऑफ जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का है वहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आशा करते हैं कि आपके जो एक्सपर्टाइज हैं उससे हम लोग पूरे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर अनूप महेश्वरी जी ने अपनी जो एजुकेशन है वो कैलिफोर्निया से स्टार्ट किया है, फ्रॉम हायर एजुकेशन फ्रॉम कैलिफोर्निया, एंड उन्होंने जो अपनी मेडिकल स्कूल की मेडिकल साइंस की डिग्री स्टार्ट की है वो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से पूरा किया है। और जो अनूप महेश्वरी जी हैं उनके पास बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है इन पल्मोनरी एक्सपर्टाइज है उनकी। एंड उन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था 1987 में स्टार्ट किया था एज ए इंटर्न, एंड देन ही जॉइन रेजिडेंसी इन मेडिकल एंड गेट द फेलोशिप फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। एंड अभी प्रोफेसर डॉक्टर महेश्वरी बहुत सारी पोजीशंस पे हैं वहाँ पर, जो कि फिजिशियन एडवाइजर है, मेडिकल डायरेक्टर है, पल्मोनरी डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है मेडिकल स्टाफ के वहाँ पर, एंड मेंबर ऑफ लार्ज एमएफसी है, एंड देन ही इज मेडिकल डायरेक्टर इन मिशन सब एक्यूट रिहेबिलिटेशन सेंटर, ही इज चीफ ऑफ स्टाफ इन different hospitals in California. He is vice chief staff in Vista Hospital again in California. He is the chairman of the cardiopulmonary department, and he is the board of counselor again in the California. He is also chairman in cardiopulmonary department in California. He is member of executive committee. He is member of medical quality review committee. He is the pulmonary director in the Legacy Rehabilitation Center, and again he have good number of publication in international and national journal, and he is associated with international and national memberships through membership in different organizations like American College of Chest Physician. He is member of Indian Medical Association of Southern California. He is American Association of Physician in Indian origin. He is member of California Medical Association, and he is again member in the County Medical Association. So, Dr. Maheshwari जी, आपका गौतम बुद्ध के वर्चुअल स्पेस में आपका स्वागत है, और आशा करते हैं कि आप हमें अपने जो पल्मोनरी आपका एक्सपर्टाइज है उससे ड्यूरिंग कोविड आप हमें बहुत चीज़ें बताएंगे, और जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर हैं, वो सब आपके इस चीज़ से लाभान्वित होंगे। थैंक्स टू डॉक्टर सपना। नाउ इट्स ओवर टू यू मैम। So, I mean, the vast experience of Dr. Maheshwari, I really heartiest welcome to him. Over to you, Dr. Anup Maheshwari ji. प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच। आपने तो मेरे को इतना वो बताया, मैं खुद ही हैरान हूँ। मैं तो देख रहा हूँ कौन सा डॉक्टर अनूप महेश्वरी है यहाँ पे जो इतना क्वालिफाइड बताया जा रहा है, वो मैं नहीं हूँ। मैं जो एक सिंपल डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। कोविड से जो है मेरा प्रॉब्ली कोविड रिलेटेड सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन ये है कि मैं खुद कोविड सर्वाइवर हूँ। तो जो पेशेंट्स और फैमिलीज के ऊपर जो बीतती है वो उसका मैं पर्सनल एक्सपीरियंस हूँ। दैट हैज गिवन मी अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव, being on the physician side as well as on the patient side. So it's very the disease is close to me more than just
not as a disease, but as a personal experience. I can give a lot of psychological issues, medical issues, other issues that come up with COVID. We can discuss all of that. There's a lot to be said about the COVID, lot to be not said, lot of misconceptions that are there that hopefully we can clear and help people. I wish that whatever knowledge is there, correct knowledge is propagated through. And there's also a lot of knowledge that is there that I don't want to qualify it as knowledge, actually. A lot of false information that is there that needs to be clarified. And I'm very, very happy to answer those questions to the best of my ability. Yeah, I would like to have most of this time as a question and answer. I can give a little bit of basics on the COVID, which probably all of you know, so I'll spend only a couple of minutes on it, and then we can go from there. COVID is a SARS virus. SARS stands for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome, which basically means that it affects the lungs, and that's what is the most serious part of the COVID virus is this. Symptoms, as most of you will know, is fever, chills, cough, shortness of breath, loss of taste. Rarely, we're also seeing GI symptoms as diarrhea, constipation. Now, some people get affected, some are very severely, some very minor. The risk factors for the COVID, for serious diseases, one is age. Elderly people are much more severe. People with other comorbid conditions like heart disease, kidney disease, diabetes. And one thing that we have seen, and in our experience here, has been obesity has played a very significant role. Obese people, for whatever reason, tend not to do as well with the COVID. There's various treatments available, outpatient, inpatient. We can go into that in the question and answer period if there are any specific questions. Okay. Now, put it back to you, Sapnaji, for that. Yeah, Dr. Anup Maheshwari. Right. Yes. Anybody having any question, you can raise your hand. Yes. If you want to ask anything related to this pulmonary, आपको लंग से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. डॉक्टर, सभी क्वेश्चन पूछे उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस की बहुत चर्चा हो रही है. मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, डॉक्टर अनूप महेश्वरी. ब्लैक फंगस सबने जो प्रेफरेंस क्या, मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में? आई थिंक हिंदी वुड बी फाइन. ओके, तो ब्लैक फंगस का जो साइंटिफिक का नेम इज म्यूकोरमाइकोसिस. यहाँ पे नॉर्मली ब्लैक फंगस इतना प्रेवलेंट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं था. लेकिन इस वायरस से जो है अभी काफी लोगों को अफेक्ट करने लगा है. उसकी कई वजह हैं. एक तो है कि ब्लैक फंगस का जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, मतलब कि जो लोग के पास इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसको जो है वो अटैक करते हैं. अनफॉर्चुनेटली एक चीज जो अपने को देना भी पड़ता है, कुछ दे भी रहे हैं, स्टेरॉइड्स, जिसकी वजह से जो है इम्यून सप्रेस होता है अपना खुद का बॉडी का. हाँ पे तो उससे है. दूसरा जो है पॉस्टुलेशन है कि जो ब्लैक फंगस पानी में है, जो ऑक्सीजन में है, शायद जो स्टीम इनहेलेशन दे रहे हैं शायद उसमें हो वहाँ पे. लेकिन ब्लैक फंगस का जो ट्रीटमेंट है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है. काफ़ी सीरियस डिजीज है. जब हो जाता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है, और तभी भी उसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है. तो ब्लैक फंगस का जो मेन ट्रीटमेंट है वो प्रिवेंशन है वहाँ पर. और कोविड के सिचुएशन में जो है, जो मेन चीज़ जो कर सकते हैं अपन, वो ये कर सकते हैं कि स्टेरॉइड्स को जो है जब ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, और जब ज़रूरत हो यूज़ करना पड़ रहा है तो मिनिमम डोज, मिनिमम लेंथ ऑफ डेज उसको दें. Yes.
डॉक्टर, एक क्वेश्चन ये है कि आखिर ये लंग्स को ही क्यों इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कोविड में सबसे ज्यादा लंग्स को इम्पैक्ट कर रहा है। इवन ये भी देखा गया है कि आफ्टर रिकवरी ऑफ कोविड लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ, कोविड का जो है, क्योंकि मेन जो उसका इनहेलेशन है एरोसोल से जो है बॉडी में आता है, तो इसलिए जो है लंग्स में जो है ज़्यादा इफेक्ट होता है। कोविड की जो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हैं जो जो हो रहे हैं, वहाँ पे कार्डियक है, क्रॉनिक फटीग है वहाँ पर। और जस्ट कोइंसिडेंटली कल ही जो है हम अपने फ्रेंड्स के साथ गया था। मेरा एक फ्रेंड है डॉक्टर सुनील लाला, जो बाहर से सोएडा से आए थे, उन्होंने आपके प्रोग्राम पे भी टॉक दिया है वहाँ पर। उनको भी कोविड हुआ था, तो हम 3-4 लोग थे, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, हम तीनों को कोविड हुआ। और इंटरेस्टिंगली हम तीनों को जो है काफ़ी वही सिमिलर सिम्टम्स हैं। फटीग का है, वो एनर्जी लेवल नहीं है हमारे पास में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। एक मंजिल हम ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें ही जो है सांस फूल जाती है, थोड़ा वीजिंग होने लगता है वहाँ पर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी हम तीनों में जो था कि खाने के बाद में नींद आती है वहाँ पर। तो पहले जो है घर वालों से मेरे को डांट पड़ती थी कि खाना खा के सो जाते हो, तो अब शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 2 लोगों को भी यही प्रॉब्लम थी। तो ये भी कुछ वेरियस चीज़ें हैं कोविड की जो अभी समझ नहीं पाए, और बहुत सी चीज़ जो है लॉन्ग टर्म समझेंगे वहाँ पर। कोविड का एक तो टर्म है लॉन्ग हॉलर्स। इसका मतलब है कि जो इनको सिम्टम्स 3 महीने से ज़्यादा चल रहे हैं, उनको जो है लॉन्ग हॉलर्स होगा, लॉन्ग हॉलर्स कहते हैं उनको। तो उसमें जो है फटीग है, हार्ट डिजीज ज़्यादा होंगे, और अभी भी जो थोड़ा डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सी चीज़ें जो अभी लॉन्ग टर्म पता चलेंगी अपने को यहाँ पे। और मतलब कोई सब लोग ये याद रखें, ये कोविड जो है सिर्फ 1.5 साल 2 साल पुरानी बीमारी है ये। हाँ, बट डॉक्टर, ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। इनफैक्ट एक स्टडी भी आई है कि जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं वो विद इन 2 इयर्स उनकी डेथ हो जाएगी। तो प्लीज इसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज गाइड करिए। हाँ, पर ये है फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट हो रही है। एक मैंने वीडियो देखा था जो आपने मुझे भेजा था, उसमें जो है वो टोटली नॉन साइंटिफिक और नॉनसेंस टाइप चीजें थी उसमें। पहले तो जो है वैक्सीन का देखो, जो 3-4 वैक्सीन अवेलेबल हैं, सबके जो साइंटिफिक डाटाज हैं, जो कंट्रोल्ड रिसर्च है, सब में जो है काफ़ी प्रोटेक्शन है। आप आपके पास मॉडर्ना वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, एस्ट्राजेनेका, ये 4 मेन वैक्सीन हैं वहाँ पे। इनमें सब में जो है जॉनसन एंड जॉनसन का, एस्ट्राजेनेका का 70% से ऊपर सबके जो है एफिकेसी है वहाँ पर। कुछ वैक्सीन का 90% है, 95% है। लेकिन सब वैक्सीन का जो डाटा है वो ये है कि कोविड का आपका इंसिडेंस जो है ड्रास्टिकली कम होता है। अगर आपको कोविड होता है तो उसकी सेवेरिटी कम होती है, आपकी मोर्टालिटी कम होती है। और आप ये देखिए, यूएस में जो है 1/3 पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड है अभी आज की तारीख में। यहाँ पे कोविड जो है, जब हम अक्टूबर से लेकर फरवरी तक यहाँ पे कोविड इतना ही रैम्पेंट था जितना इंडिया में अभी चल रहा है। अब जो है कोविड हमारे अस्पताल में 1 मरीज 2 मरीज होते हैं कोविड के यहाँ पे, मुश्किल से। अभी जो है आज जो है 2-3 पेशेंट्स है मेरे हॉस्पिटल में, जबकि दिसंबर में जो है 90 पेशेंट्स थे कोविड के। इतना अंतर है यहाँ पे, और ये सभी हॉस्पिटल्स में है हमारे एरिया में। इसका सबसे बड़ा वही है वैक्सीनेशन का। और वैक्सीनेशन से जो है अपने को डरना नहीं चाहिए, डरना तो अपने को कोविड से चाहिए यहाँ पे। अगर जो है वैक्सीन का आपका जो होता है कि 10 लाख में अगर 1 साइड इफेक्ट होता है या 2 इफेक्ट होता है या 10 भी होता है, आप ये देखो तो कोविड से कितना नुकसान हो सकता है आपको अगर कोविड हो जाता है, और कोविड के आपके होने के चांसेस कितने हैं। तो अपने को वैक्सीन से नहीं डरना चाहिए, अपने को डरना इससे चाहिए कि अगर हम वैक्सीन ना लें तो क्या होगा। राइट। तो डॉक्टर अनूप, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, फिर हम वाइस चांसलर सर को सुनेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर बाद में हमारा राउंड रहेगा। डॉक्टर अनूप, हमारे स्टूडेंट, फैकल्टी या मैनेजमेंट में लोग क्या करें कि अपने लंग्स को प्रोटेक्ट कर पाएं, क्योंकि लंग्स को प्रोटेक्शन के लिए ऐसी सच कोई गाइडलाइन नहीं आई है जिससे हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सके, या हमें कोई पर्टिकुलर मेडिसिन लेनी चाहिए, या हमें कुछ ऐसे जैसे जनरल चीजें हैं कि मास्क लगाना है, या हमें जो प्रिकॉशन लेने हैं उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं।
अभी जो है जो रिसेंट साइंटिफिक डाटा है उसमें कोई भी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट जो है प्रूवन नहीं है। उसमें जो है अपना है स्टीम है, अपना विटामिन सी है, विटामिन डी है, जो अपन काफी लोग लेते हैं वहाँ पर, लेकिन उसमें ये डाटा नहीं है कि उससे जो आपका कोविड प्रिवेंट होता है। सबसे ज्यादा प्रिवेंशन है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग। ये 3 चीजें हैं जिससे आप कोविड को उसका स्प्रेड कम कर सकते हैं, और अभी आज की तारीख में यही 3 चीजें हैं अभी जो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी चीज नहीं ले, क्योंकि विटामिन लेते हैं तो शायद कोविड से नहीं बचे, लेकिन और भी फायदे हैं उसके आपका। तो जहां तक कि कोई ट्रीटमेंट नुकसान नहीं करे आपको, हाँ पे तो उसको जो है करने में ऐसा कोई हर्जा नहीं है। लेकिन कोई अभी तक आज तक जो है कोई प्रूवन नहीं है कि कोई इससे प्रिवेंट होता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर अनूप। मैं आपके क्वेश्चन आंसर बाद में लूंगी क्योंकि काफी लोग क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं। इससे पहले हमारे साथ में प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी हैं, जो कि वाइस चांसलर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से, और मैं पूरे हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। उनके बारे में मैं बताने से पहले ये बताना चाहूंगी कि आपको मोर देन 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और इतना लंबा समय यदि शिक्षा को दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि समाज की कितनी सेवा आपने की है। आपने कई WTO की मीटिंग्स को अटेंड किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और अवार्ड तो नेशनल इंटरनेशनल है। यदि सर के बारे में उनकी प्रोफाइल पढ़ी जाए तो मुझे लगता है 1-2 घंटे तो प्रोफाइल पढ़ने में ही लग जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि आपके अंडर में मोर देन 15 PhD हो चुकी है। आपने मोर देन 75 रिसर्च प्रोजेक्ट्स कराए हुए हैं। आपने वर्कशॉप मोर देन इंटरनेशनल 32 कराई हुई है। नेशनल लेवल पर भी आपने ऑनलाइन सर्वे कराया हुआ है। साथ ही साथ आपने 14 से भी ज्यादा मोर देन 14 बुक्स आपने लिखी हुई हैं, और मोर देन 10 बुक्स को आपने एडिट किया है। आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है वो ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी आपने लेक्चर देकर लोगों को अपनी नॉलेज से कृतार्थ किया है। तो बहुत मान और सम्मान के साथ में मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि हमारे वाइस चांसलर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी आए और अपने शब्दों से हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद सपना जी। प्रोफेसर अनूप माहेश्वरी जी, प्रोफेसर मलकानिया जी, प्रोफेसर Sapna Bansal, and Dr. Pradeep Tomar, all the esteemed deans and directors, invited guests, and viewers of this webinar. At the outset, I would like to state one thing, because there are many misgivings about the vaccine, and particularly in the interiors of India, also people are very apprehensive about the vaccine. But there are 6 countries in the world. They have unmasked their population: Israel, Bhutan, US, UK, Norway, etc. And it's only by virtue of vaccine. इसलिए जहां वैक्सीन लग गया वहां फ्रेश इन्फेक्शन की रेट भी लेस देन 1% आ गई, और डेथ की रेट भी जो पहले थी उससे लेस देन 1% आ गई। और पर्टिकुलरली लंग इम्यूनोपैथोलॉजी को देखते हुए अभी वैक्सीन के अलावा और कोई रेमेडी इसके प्रिवेंशन की है नहीं। और पर्टिकुलरली चूंकि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स तो डॉक्टर साहब माहेश्वरी जी हैं ही, तो मैं इसकी 2-3 दूसरी एस्पेक्ट्स को डील करना चाहूंगा कि एक तो यह virus is not natural. This is being said, and now a lot of evidence have emerged, and President Joe Biden has also ordered an inquiry whose report has to be submitted within 90 days. There has been some fingerprints that have been found, and which can be possible only when artificially it has been engineered. Another important thing which I would like to mention is there is a group of unrelated people who have termed themselves as Decentralized Radical Autonomous Search Team. They have exhaustively searched, and they have found that this virus has actually been detected as early as in 2012 in the Monjiang mines of Yunnan,
where the bats have to be cleared. वहां से चमगादड़ युक्त उस खदान की सफाई के लिए जिन श्रमिकों को भेजा था, और 2013 में वुहान की वायरोलॉजिकल लैब को उसके सैंपल भी मिल गए थे। और उसके बाद 2015 से 17 के बीच इस वायरस को लेकर कई तरह के वुहान वायरोलॉजिकल लैब के रिसर्च पेपर्स भी चाइनीज में है, और उनको लोगों ने डेसिफर कर लिया, ट्रांसलेट कर लिया। इसलिए ये लगता है कि समवेयर this virus has been engineered. It was natural, but it has been engineered in a way that now it has become more lethal. इसके ऊपर भी investigation जरूरी है, and it has become very essential. Another important thing which I do feel is that for any detection, as 17 नवंबर को इसका पहला केस जब चाइना में आ गया था, within 24 hours China should have informed WHO under the international health regulations. लेकिन 30 दिसंबर तक इसको नहीं किया, तो there is a liability, and rather I would say a criminal liability on the part of the Chinese government of not having informed. Otherwise शायद ये उस सीमा तक नहीं फैलता. I am also a COVID survivor. I had 74% lung infection in December. Dr. Saab is also saying. और क्या हुआ है कि ये जो जब चाइना ने रिपोर्ट किया इसको दिसंबर में, तब तक 50 लाख लोग चीन के एयरपोर्ट से बाहर जा चुके थे, और एक प्रकार से इस पूरे का जो मिसमैनेजमेंट कोविड का हुआ है, इस पूरे को देखते हुए मुझे लगता है कि we have to work on two things. First, how to handle the lung immunopathology, maybe from present vaccines, इसके आगे भी, और we have to work on that. eosinophils को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए कि वो ऑटोमेटिकली बॉडी में, तो अभी इम्यूनिटी की बात हुई है। और मुझे लगता है एक थोड़ा सा रेयर बात ये भी कह रहा हूँ कि basically we have ठीक है, we have been tracking vitamin C, and but some maybe herbs or some chemicals have to be found out which particularly immunizes the people against this. दूसरी बात, चूंकि आज लगभग 17.5 करोड़ लोग पिछले 1.25 साल में इन्फेक्ट हो चुके हैं, करीब इंडिया में भी 2 करोड़ 80 लाख लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, और डेथ रेट्स भी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 34 lakhs अराउंड द वर्ल्ड, मोर देन अराउंड 3 lakhs इन इंडिया। और इसके 10 से 15 गुने लोग जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जिनमें अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे किसी को कार्डियक प्रॉब्लम, किसी को हाई ब्लड शुगर, किसी को दूसरी सारी एलिमेंट्स, वो सारे हैं। तो समवेयर आई थिंक द वर्ल्ड हैज टू फाइट इट वेरी फास्टली एंड वेरी इन अ वेरी फास्टेस्ट मैनर। और अभी सबसे बड़ा है कि राइट लाइफ इज ए फंडामेंटल, यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट। On the other hand, the inventors, they are harping for their profits of investing money in research. I think in US also, Dr. Saab is also a witness. Government has funded by $12 billion the vaccine development in UK also, in India also. So whether the researchers, they have conducted this research as contract research, or we should think of their profits. और जब दुनिया की 780 करोड़ जनसंख्या का जीवन मरण का प्रश्न है, ऐसे में कुछ इन्वेंटर्स का 20 साल के लिए एंटायर ग्लोबल ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो पेटेंट होल्डिंग राइट है, उसको भी हमको कहीं न कहीं वी हैव टू बैलेंस द राइट्स ऑफ द इन्वेंटर एंड राइट्स ऑफ द सोसाइटी आल्सो। और पर्टिकुलरली यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि the patents which are at present being handled under the agreement on trade related intellectual property rights of WTO, and agreement on TRIPS very clearly and explicitly mentions for two things for grant of patents under the TRIPS. One is to promote innovations, and another is to facilitate the use of innovation by technology transfer. And therefore the issue today is आज की तारीख में दुनिया की 700 करोड़ जनसंख्या के इम्यूनाइजेशन के लिए हमको 1400 करोड़ टीके चाहिए, और अगर आज की रेट में अगर ये टीके जिस तरह से बन रहे हैं तो शायद 3 साल लग जाएंगे, और 3 साल तक लोग इस तरह के अगर जो परेशानी में रहेंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला अभी जो जरूरत है, यूनिवर्सल एक्सेस टू वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स इज एसेंशियल। इसकी वो क्योर करने के लिए भी मेडिसिन्स हैं, और इससे इम्यूनाइज करने के लिए भी वैक्सीन्स हैं।
लेकिन ये जो है अनकॉन्शनेबल, मतलब जो है कंसर्न फॉर प्रॉफिटियरिंग कुछ कंपनियों का है। आई थिंक इस पूरे को करने के लिए एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्लॉज 7, क्लॉज 8, 66.2 इनको इन्वोक करके द वर्ल्ड गवर्नमेंट शुड रिजॉल्व टू मैंडेट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर of manufacture of vaccines on the one hand, manufacture of all the downstream value chain ingredients। टीकों को बनाने के लिए करीब 9000 सब्सटेंसेस चाहिए और वो 300 कंपनीज से और 30 कंट्रीज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे इसको कहीं न कहीं इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने as early as in October has moved a proposal in the World Trade Organization along with South Africa to free the COVID medicines and vaccines from patents for 5 years. Or ultimately, US and all industrialized countries were opposing it, and for in 10 consecutive meetings for 6 months, US and industrialized countries have vehemently opposed. But ultimately, it was the public opinion when 110 congressmen of Joe Biden's party and 60 to 70 former heads of state and 200 Nobel laureates and 2 million signatories on an online petition has put so much pressure that US had to relent and has to second the proposal of India. Now on 8th and 9th June, the meeting of the TRIPS Council of WTO is scheduled. However, even if they are made patent free, unless the transfer of technology is facilitated and supply of all the ingredients is augmented, we cannot fight with COVID. So I think Dr. Saab would be taking care of the health of the lungs. But I would like to stress that this is the time when we stress for universal access to COVID medicines and vaccines for the entire world. And we can do it earliest by facilitating or by mandating technology transfer of all the vaccines, all their ingredients, and even training of the staff. Almost more than 100 manufacturers can come, and within next 6 months we can immunize the entire population. एक तरफ पूरी दुनिया की जनसंख्या का राइट टू लाइफ है और एक तरफ कुछ 20-25 पेटेंट होल्डर्स के प्रॉफिटियरिंग की मोनोपोली राइट्स हैं. So I think the global humanity has to decide about this. Or just I'll be taking a couple of more minutes that when AIDS medicines were very costly in late 90s, India had a right under, because उस समय हमारा प्रोसेस पेटेंट्स का प्रोविजन था, प्रोडक्ट पेटेंट्स हम नहीं देते थे. तो इंडिया वो सारे एड्स के मॉलिक्यूल्स 95 से पहले के थे. तो इंडियन कंपनीज ने उनको बनाने के अल्टरनेटिव प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस डेवलप कर रखे थे. तो जो वेस्टर्न कंपनीज है की कॉस्ट आती थी $15,000 पर पेशेंट पर ईयर, और इंडियन कंपनीज ने उसको ऑफर किया, वी कैन ऑफर इट $1 a day, $365 में इलाज हो जाएगा. And then the South African government and Brazilian government enacted laws for compulsory license for parallel imports from India. And the South African government was challenged in the Supreme Court of South Africa and Cape Town, and the US government had sued Brazilian government in the dispute settlement body of the WTO. और फिर साउथ अफ्रीका के केप टाउन में पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट से लेके अमेरिकन एम्बेसी तक इतना उग्र प्रदर्शन वहां लोगों ने किया कि अमेरिकन एम्बेसी आल्सो केम अंडर प्रेशर, एंड दोस अमेरिकन कंपनीज हु हैव ऑब्टेन्ड स्टे फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन सुप्रीम कोर्ट विथड्रू दैट केस, एंड इवन यूएस गॉट फ्राइटेंड कि दूसरे लैटिन अमेरिकन और एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज जहां एड्स बहुत ज्यादा, वहां भी ऐसा एजिटेशन फैल गया तो क्या होगा. तो दे विथड्रू द केस अगेंस्ट द ब्राजीलियन गवर्नमेंट आल्सो. और उसके बाद दोहा का WTO का बायएनुअल कॉन्फ्रेंस 2001 में हुआ था. All the developing countries united under the leadership of India. When Murasoli Maran was the commerce minister, he was there, and it was for the first time in 5 decades of WTO's history that a resolution was to be passed on the very first day for compulsory license, giving the right to the developing countries that if they have any pandemic, epidemic or public health problem, they shall have right to give compulsory license. मैं सोचता हूँ उस समय अगर compulsory license का provision केवल केप टाउन के आंदोलन से आ सकता था, मुझे लगता है कि global humanity would put pressure. तो technology transfer and augmentation of the supplies of the inputs or immunization of the entire 786 crore people is the
need of the hour. I convey my thanks to Dr. Anup Maheshwari and Dr. Sapna Bansal and all the luminaries present here and viewers. Thank you. थैंक यू प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी। सर, आपने जो नॉलेज दी है वो नॉलेज मुझे नहीं लगता कि किसी किताब में मिल सकती है, और आपको सुनना हमेशा ही ऐसा लगता है जैसे ज्ञान का अथाह सागर। आपके पास में जो नॉलेज है उससे हमारे स्टूडेंट, टीचर्स, यहाँ तक कि देश का हर व्यक्ति अपनी बहुत सारी शिक्षाएं लेता है। तो मैं अब बहुत ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर अनूप महेश्वरी को ये माइक देती हूँ, जिससे कि क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। सर, आपका कोई क्वेश्चन हो डॉक्टर अनूप महेश्वरी से? जी, बीसी सर। Let the audience put the question. Okay. Thank you, sir. Okay, Mr. कौशल भारद्वाज जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस, वेरी वेल। या तो सब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अब इंडिया में बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है थर्ड वेव की, तो हम लोग थर्ड वेव को कैसे प्रेडिक्ट कर, मतलब क्या साइंटिफिक तरीका रहता है जिससे कि आप कैलकुलेट करते हो कि दिस इज द सेकंड वेव, ये म्यूटेशन हो रही है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट तो है, जैसा भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैक्सीन जो है, जो म्यूटेशन है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन है। यहाँ पर जो भी अभी तक है डाटा, उसमें यही है कि जो म्यूटेटेड वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट भी अच्छा प्रोटेक्शन है करंट वायरसेस का। तो थर्ड वेव का जो एक्सपेक्टेशन है, जो कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ओपिनियन में ये है कि जल्दी से जल्दी सब लोग वैक्सीनेट हों। वैक्सीनेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो है कि वैक्सीन अवेलेबल हो, दूसरा हो कि वैक्सीन लोग बाग लें। यूएस में भी जो है अभी 1/3 पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है यहाँ पे, तो इसका मतलब है 2/3 नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये सही है, अब यहाँ पे जो है मास्किंग का भी रिक्वायरमेंट खत्म हो रहा है, यहाँ पे कोविड काफ़ी कम हो गया है, लेकिन वैक्सीनेटेड परसेंटेज अभी भी यहाँ पे कम है। गोल यहाँ पे ये है कि 70% वैक्सीनेशन हो जाएगा जुलाई तक पॉपुलेशन का। लेकिन बहुत सा है कि लोगों को ही रिजर्वेशन हो रहा है कि वैक्सीन लें नहीं लें, वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या है। अगर बहुत कम परसेंटेज में कोई साइड इफेक्ट होता है जो कि शायद वैक्सीन की वजह से हो, शायद वैक्सीन की वजह से नहीं हो, तो वो जो है ब्लो अप हो जाता है मीडिया में कि ये जो है वैक्सीन इक्वेट किया। लेकिन उस टाइम पे ये जो है भूल जाते हैं अपन लोग कि पहले तो ये श्योर नहीं है कि वो साइड इफेक्ट वैक्सीन से कनेक्टेड है या नहीं है, और है तो कितने परसेंटेज से है। लेकिन कोविड से कितना जो है लोगों को हो रहा है, कोविड की जो है मोर्टेलिटी क्या है, उसकी मोर्बिडिटी क्या है, कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं, तो ये देखें। तो कौशल, तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि थर्ड वेव को कैसे प्रिवेंट करें, उसका आंसर जो है अब आज की तारीख में जो है, जो बाद में चेंज हो सकता है, वो यही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन अवेलेबल हो और जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीन लें, और फिर वो नेचुरल जो प्रिकॉशंस है वो लें। आप अब टोटल कंट्री लॉकडाउन जो है इंडेफिनिटली तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस, लाइफ और डेथ इम्प्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हैं आप। लेकिन यही है कि वैक्सीनेट जल्दी से जल्दी करें। यहाँ पे सबको अपने अपने गवर्नमेंट पे ये प्रेशर डालना चाहिए, लोकल एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज को हेल्प करना चाहिए अपने को। सारा काम जो है गवर्नमेंट का ही नहीं है, अपना भी काम बनता है यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर का बनता है, प्राइवेट आदमी का बनता है यहाँ पर। Okay, thank you, Anup ji. Next, we have the name is not. Yes, please unmute yourself. Yes. Am I audible, ma'am? Yes, very well. मेरा क्वेश्चन डॉक्टर अनूप से है। सर, वैक्सीनेशन को लेकर 2 वैक्सीन इंडिया में हैं, एक कोवैक्सीन, एक कोविशील्ड, और जैसा हम नेट पे पढ़ते हैं कि ये इतने % कारगर है, ये इतने % कारगर है, तो हमें मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, वैक्सीन लगवाना चाहूं, तो मुझे कौन सी, मतलब बेहतर वैक्सीन कौन सी है, मैं कौन सी लगवाऊं, और अगर वो परसेंटेज डिवाइड हो रही है कि 70% कारगर है या 90% कारगर है, तो मेरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आएंगे उसके परसेंटेज को लेके, कि हाँ मैं लगवाने के बाद सुरक्षित महसूस करूंगा अपने आप को। तो मेरा क्वेश्चन सर ये है कि मैं कौन सी वैक्सीन लगवाऊं। अच्छा, ठीक है। तो उसका जवाब जो है बड़ा सिंपल है एक्चुअली। जो वैक्सीन आपको पहले मिले वो लो आप यहाँ पर।
इसका वेट मत करो कि इस एक जो वैक्सीन अभी मिल रहा है इसका 70% प्रोटेक्शन है जो डाटा में है, और दूसरे का जो है 90% है, लेकिन दूसरा भी अवेलेबल ही नहीं है, तो मैं दूसरे का वेट करता हूँ। क्योंकि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो आपके पास तो 0 प्रोटेक्शन है। हाँ पर और सर अगर मुझे वैक्सीन कोवैक्सीन मैंने लगवा ली फॉर एग्जांपल, और आज से 5 महीने बाद कोई नई वैक्सीन आती है, तो क्या मैं उसे लगवा सकता हूँ या नहीं लगवा सकता हूँ? ये जो है उस टाइम पे वो पता चलेगा। यहाँ पे कुछ तो ये एक्सपेक्टेड है हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी में कि बूस्टर शॉट शायद लगेंगे जैसे जैसे वेरिएंट्स आते जाएंगे यहाँ पे, लेकिन उसको जो एम्फेसिस में फिर से यही करूंगा आपको कि जो वैक्सीन अवेलेबल हो यहाँ पर वो आप ले लो। अगर आपको दोनों वैक्सीन उसी एक ही टाइम पे अवेलेबल हैं तो जो 90% एफिकेसी है वो वाला वैक्सीन ले लीजिए। लेकिन अगर जो है वो 90% वाला अभी अवेलेबल नहीं है, वो जो है कल अवेलेबल है लेकिन आज नहीं है, हाँ पे कल मतलब 24 घंटे बाद अवेलेबल है, तो मैं ये कहूंगा उसको आप आज ही ले लीजिए, क्योंकि कोविड जो है आज हो सकता है, आपको कल हो सकता है। जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं आपको आपके क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा और ऐड करना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारा ये मिथ है कि हम हमेशा इंतजार करते हैं कि सब कुछ हमें बेहतर मिलेगा तभी हम ऐसा करेंगे। अभी जो समय की मांग है, जितनी भी वैक्सीन है वो इफेक्टिव है। मान लीजिए कोई 60% है, कोई 70% है, कोई 90% है, लेकिन ये डेटाबेस बोलता है जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगाई है वो सुरक्षित है और डेथ रेशियो उसमें काफी कम है। इसलिए आपको जो भी अवेलेबिलिटी मिलती है प्लीज आप वैक्सीनेट हुइए और अपने आप को अपने परिवार को प्रोटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वी हैव अदिति। यस अदिति। डॉक्टर, मुझे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे थर्ड वेव में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को भी शायद बहुत नुकसान होगा, तो इसके ऊपर क्या डेटा कलेक्ट हुआ है और इसके ऊपर आप थोड़ी जानकारी थोड़ी और दीजिए मुझे, क्योंकि मेरी भी बेटी है 4 साल की और मैं बहुत वरीड हूँ, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तो हम ही लोगों को नहीं पूरी तरह से मिली है इंडिया में, तो बच्चों की तो कब आएगी हम नहीं जानते। हाँ, तो वैक्सीनेशन का जो है यहाँ पे यूएस में अभी जो है 12 साल तक के बच्चों को अप्रूव हुआ है फाइजर का वैक्सीन। कुछ जो है देख रहे हैं कोविड बच्चों में अभी जो है तो थर्ड वेव जो आएगा या शायद आएगा, एक्सपेक्टेड है कि शायद बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करे यहाँ पे। लेकिन अभी तो जो है आज प्रोटेक्शन वही है जो कॉमन प्रोटेक्शन हैं जो ले सकते हैं। जब वैक्सीन अवेलेबल हो बच्चों को और तब वो देंगे। एज ए सोसाइटी तो अपने को अभी यही करना पड़ेगा कि बड़े लोगों को पहले दें, जो ज़्यादा हाई रिस्क पे हैं उनको पहले दें। हाँ पे बच्चे काफ़ी रेजिलिएंट हैं। हाँ बच्चों जो इनको कोविड हो भी रहा है हाँ पर वो इतने अभी सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको मतलब चिंता करिए लेकिन बहुत ज़्यादा डरिए मत उससे अपने। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, किसी और का क्वेश्चन है? डॉक्टर इससे पहले कोई और क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और हर रोज बहुत सारी चीजें चलती हैं। जी नरेश चंद जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार जी, बस मुझे आपका आभार ये पूछना था, किसी ने फर्स्ट डोज लगवा ली फिर कोविड हो गया, एंटीबॉडी बन गई, तो सेकंड डोज लगवाने में नुकसान तो नहीं है कोई? नहीं, सेकंड डोज तब भी आपको, हाँ आपका क्वेश्चन ये है ना कि आपने फर्स्ट डोज लगा तो फिर कोविड हो गया जी, ये क्वेश्चन है आपका? हाँ, तो आपकी एंटीबॉडी बन गया। हाँ तो एंटीबॉडी बन गई, तो अगर आपको बीच में कोविड हो गया तो आप 60 to 90 डेज बाद जो है वो दूसरा वाला वैक्सीन ले सकते हैं आप, और लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव रविंद्र अरोड़ा जी। जी अपना क्वेश्चन पूछिए रविंद्र अरोड़ा जी। रविंद्र अरोड़ा जी, अनम्यूट योरसेल्फ जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव अभिजीत सिंह। जी अभिजीत जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। Good morning, everybody. How are you all?
फाइन, यस, पूछिए अपना क्वेश्चन। I am a journalist from Ghaziabad. My question is, sir, मुझे मेरी माँ को वैक्सीन लगवानी है, स्लॉट खाली हैं शास्त्री नगर के, लेकिन माँ इससे डर रही है क्योंकि माँ कह रही है कि शरीर में अकड़न आ जाएगी और फीवर हो जाएगा, इसलिए माँ वैक्सीन लगवाने से मना कर रही हैं। तो क्या किस बॉडी में ऐसा है कि साइड इफेक्ट्स ना हो? क्या सिम्टम्स ऐसे हैं जिसका साइड इफेक्ट हो? क्या ओके, मैं क्वेश्चन समझ मैम, पा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली लोगों में फियर बहुत है। जैसे ऑलरेडी मान हम्म, लीजिए किसी में प्रॉब्लम है तो वो उनके अंदर फियर बहुत ज्यादा है। जी डॉक्टर प्लीज। हाँ, तो उसका जो है जवाब बहुत सिंपल है एक्चुअली, कि एक तो बुखार आएगा, और बुखार आए तो अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब है कि वैक्सीन काम कर रहा है। हाँ पर आपका बॉडी जो है वो रिएक्शन डेवलप कर रहा है। तो एक तो आप अपनी मदर को ये समझाइए कि बुखार आना अच्छी बात है वैक्सीन के बाद में। दूसरा जो है, अपनी मदर को ये समझाइए कि अधिकतर लोगों को 24 घंटे 48 घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है, उसके बाद नहीं रहता है अधिकतर लोगों को। और तीसरा कि जो बुखार वगैरह आएगा वो पैरासीटामोल से जो है कंट्रोल हो जाता है। हाँ पर और चौथा यहाँ पे कि सुई लगेगी, सुई से थोड़ा डर है, उनसे उनको ये बताइए कि देखिए कोविड हो गया तो उसकी तब का सोचिए कि अगर कोविड हो जाता है तो ये 3 चीजें बोलिए उनको, कि एक तो कि बुखार आएगा और अच्छा है कि बुखार आए, दूसरा जो बुखार आएगा जो थोड़ा 24 घंटे 48 घंटे थोड़ी सी तबीयत ढीली रहेगी हल्की सी, वो जो है पैरासीटामोल से जो है वो कंट्रोल रहेगा वहाँ पे। और तीसरा कि अगर वैक्सीन नहीं लिया और कोविड हो गया तब कितनी परेशानी होगी। ओके, थैंक यू डॉक्टर। नेक्स्ट वी हैव प्रोफेसर अनिल कोठारी जी। नमस्ते सर, मेरी भतीजी को कोविड हुआ था 3 महीने पहले, हो गई, बट नाउ ऑन एन एवरेज शी इज सफरिंग समडे फ्रॉम फीवर एंड वीकनेस। क्या इसके लिए कोई ये सिम्टम्स कोविड के ही हैं या कोई अदर रीजन है? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी एको हो रही थी, मैं पूरा नहीं समझा। 3 महीने कोविड को हो गए हैं तो मैंने सुना, और अभी भी फीवर है। कभी फीवर आ जाता है, कभी बहुत वीकनेस आ जाती है, एंड उसका कोई ये साइड इफेक्ट है कोविड के या और कोई रीजन हो सकती है? ये जो है मोस्ट लाइकली कोविड का ही साइड इफेक्ट है ये। वहाँ पे जैसे मैं कह रहा था कि हम जो कि अभी भी वीकनेस तो जो है फटीग में देख रहा हूँ अपने पेशेंट्स में, और मैं अपने में भी यही देख रहा हूँ कि फटीग जो है चल रहा है। मेरे को तो 1 साल से ऊपर हो गया है, तब भी मेरे पास वो एनर्जी लेवल नहीं है जो पहले थी वहाँ पे। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स का ज्यादा एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि फटीग जो है कई महीनों तक चल रहा है वहाँ पर, महीनों तक, साल तक। अब पता नहीं है बाद में भी कि वो ठीक होगा भी नहीं होगा, और कितना ठीक होगा वहाँ पर। बुखार का जहाँ तक है, बुखार तो जितना मैंने नहीं देखा है 3 महीने 4 महीने बाद वहाँ पर। बुखार कितना है उनको? सर कभी मतलब आता है, वो क्रोसिन देती है एंड देन इट्स ओके। कितना होता है बिना दवाई के? 100, 99.5, 100। अच्छा, तो उसका जो है कोविड का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका जो है मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि और जो कॉजेज हैं उसको जो है रूल आउट कर लीजिए आपके अपने डॉक्टर को दिखा के, और दूसरा भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है तो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ मैं भी इंटरवीन करना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव आल्सो सफर्ड फ्रॉम कोविड एंड इन दिसंबर, and almost I had 74% infection in the lung. I was released from the hospital on 20th. Then I started having morning, afternoon and evening walk for 45 minutes for almost a month or more. So actually my weakness was altogether recovered, and today I feel as energetic as I was pre-COVID level. तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सरसाइज और कुछ इम्यूनिटी बूस्टर सारी मेडिसिन और हर्ब्स और ये सारी काम कर सकती है। और वही है, मन के हारे मन के जीते। मैंने चूंकि पहले दिन से ही 21 तारीख से ही घूमना शुरू कर दिया था, और इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए ब्लड शुगर पेशेंट, मेरा न तो मुझे इंसुलिन डिपेंडेंट होना पड़ा, जबकि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आपको स्टेरॉइड चल रहे हैं और बाई माउथ घर जाने के बाद भी चलेंगे और आपका इंसुलिन 4 महीने लेना पड़ेगा। लेकिन घर आने के बाद मुझे इंसुलिन भी नहीं लेना पड़ा। मैं बिल्कुल 45 मिनट सुबह, 45 मिनट दोपहर में और 45 मिनट शाम को घूमता था। ठीक है सर, ये भी करवा दो। बहुत बहुत सही बात सर आपने बताई है। मैंने भी देखा है जो पेशेंट
आई मीन योग में है, एक्सरसाइज में है, कॉन्टिन्यूसली फिजिकल एक्टिविटीज में है, वो बहुत जल्दी रिकवर हुए हैं और साथ ही साथ उनका जो कोविड की पोजीशन है वो भी काफी जल्दी डाउन हुई है। सो नेक्स्ट वी हैव रविंद्र अरोरा जी। जी रविंद्र जी अपना क्वेश्चन पूछिए। Good morning, sir. Good morning, madam. गुड मॉर्निंग। morning. As we are talking about people who survive from COVID, so I'm just helping them for breathing exercise. तो मेरा सवाल ये था how vulnerable their lungs will be if we suggest them Kapalbhati or Bhastrika. Can we suggest them, or because recently we have seen one case of Ankur Bhatia, businessman from India, age of 48. After his hospitalization, he was doing all exercise, cycling even, and we lost him. So I think, as Dr. Bhagwati sir also said, after coming out from hospital, very next day he started doing 45 minutes walk. So depends on 70 plus. He said his lungs were infected. So how good it will be to suggest them Bhastrika or Kapalbhati? This is my question. हाँ, जो आप जो बाकी जो दो ट्रीटमेंट वो योगा ट्रीटमेंट है क्या? मैं नाम से फेमिलियर नहीं हूँ जो आप बता रहे हैं। जो ट्रीटमेंट आपने दो बता रहे हैं वो क्या ट्रीटमेंट है वो? So it is Kapalbhati and Bhastrika. Actually, in Bhastrika, we take long breath. Say, if I'm taking breath in like this, I just demonstrate. Mm-hmm. So say, if I'm taking breathing in, inhalation I'm doing for 8 seconds, I will release immediately this all breath in 4 seconds or 3 seconds. And in Kapalbhati, I do small stroke. Like I inhale and I leave breath in a small stroke. So I want to understand how strong their or how vulnerable their lungs will be if we suggest them. Can they do this? Dr. Anup, we have yoga specialist also. She can guide into this. Dr. Poonam Singh, over to you. Okay, good. Yeah, I think first Dr. Anup answer, then I'll say. No, you have to go ahead because it's related to yoga, and then after I think Dr. Anup will give the answer. Yeah. So Dr. Anup, in Kapalbhati, he wants to say that active exhalation is there and passive inhalation is there. And in Bhastrika, so long inhalation and long exhalation. जी रविंदर जी, आप दोनों कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, क्योंकि योग में पहले यही कहा जाता है कि अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको करना चाहिए। तो यू स्टार्ट विद डीप ब्रीदिंग, डीप चेस्ट एंड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। उसके बाद कपालभाति भी आप धीरे धीरे करिए। कई बार क्या होता है कि पोस्ट कोविड स्टमक अपसेट, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन भी रहता है, तो आपको स्लो करना है। सॉरी, मेरा बीच में ऑडियो मिस हो गया था। आपका क्वेश्चन मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाई। आई जस्ट हर्ड कपालभाति एंड भस्त्रिका। ओके, आई टेल यू, मैं योगा इंस्ट्रक्टर ही हूँ। जो लोग कोविड से निकल कर रिकवर करके आए हैं, तो उन लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ। राइट, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे जिनको 15-20 दिन पहले वो लोग हॉस्पिटल से आए हैं लौट करके, तो जस्ट उनको ब्रीथ इन, लॉन्ग इनहेलेशन, लॉन्ग एक्सहेलेशन, यही करा रहा हूँ उनको मैं बहुत दिनों से। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे अभी हमने कुछ केस देखे कि जो लोग हॉस्पिटल से आए लौट के और इमीडिएटली दे स्टार्टेड डूइंग सम वर्कआउट। तो रिसेंटली आई हैव सीन वन केस इन, इट वाज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, डॉक्टर अंकुर भाटिया, ही वाज जस्ट 48. After coming out from hospital, he was doing all exercise, but we lost him. He was doing cycling and all the things. तो कितना vulnerable उनके lungs होते हैं जो लोग कोविड की सिचुएशन से निकल के आ रहे हैं, कि उनको भस्त्रिका या जो है कपालभाति कराई जाए? नहीं, उनको जो है बिल्कुल कराना चाहिए। योगा जो है हेल्पफुल है। यहाँ पे यू डिडंट लूज हिम बिकॉज ऑफ द योगा एक्सरसाइज। यहाँ पे उनको जो कुछ हुआ होगा। यहाँ पे पोस्ट कोविड जो है हार्ट डिजीज काफी है, हो सकता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया हो। यहाँ पे पोस्ट कोविड जो है ब्लड क्लॉट्स होते हैं, पॉसिबल है कि उनके लंग्स में कोई ब्लड क्लॉट चला गया हो। यहाँ पे ये दो कॉजेज हैं जो कि हो सकता है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो योगा एक्सरसाइजेज से उनकी डेथ नहीं हुई है। योगा एक्सरसाइजेज जो मैं काफ़ी इंकरेज करता हूँ अपने पेशेंट्स में पोस्ट कोविड। यहाँ पे एक्सरसाइज में इंकरेज करता हूँ यहाँ पे कि वो वॉक्स पे जाएं, जो भी उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी है। और अपना बस ये है कि अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करें, और जो है 92 से जो है कम नहीं होना चाहिए। 90 जो है क्रिटिकल लेवल रहता है, तो मैं 92 बोलता हूँ कि 92 से ऊपर रखें उसको। लेकिन डेफिनेटली योगा एक्सरसाइजेज इंकरेज करें, और मरीजों पे आप ऐसा नहीं करें कि उसकी वजह से आप डरें।
हाँ पे आपकी योगा एक्सरसाइजेस से उनकी डेथ नहीं हुई है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव जी हमारे वाइस चांसलर सर कुछ कहना चाहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। यस सर। मुझे ये कहना था कि योग पे इन दिनों बहुत लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज हुई है। जैसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड एजिंग क्यों होता है, इसके ऊपर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को नोबेल प्राइज मिला, और उनका फाइंडिंग ये था कि इफ द टेलोमर्स एज कैप ऑन द क्रोमोसोम्स आर लॉन्गर, ऐसे लोग कितना भी स्ट्रेस में रहे उन पे समय से पहले एजिंग नहीं होता। And if the telomeres are smaller as cap on the chromosomes, then those people experience stress-induced aging. उन्होंने कहीं पढ़ लिया कि अपना ये नोबेल प्राइज मिलने कुछ समय बाद कि डीप ब्रीदिंग करने से लॉन्गेविटी बढ़ती है, और हमारे ये योग के ग्रंथों में कहा है कि आधी घटी यानी 12 मिनट डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। तो उन्होंने एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। पहले उन लोगों के टेलोमर्स मेजर कर लिए। टेलोमर्स सलाइवा से ही होते हैं, ब्लड सैंपल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और टेलोमर्स मेजर करने के बाद उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप में उन्होंने एरोबिक एक्सरसाइज फॉर 12 मिनट्स फॉर 90 डेज, एंड इन अनदर ग्रुप डीप ब्रीदिंग फॉर 12 मिनट्स 90 डेज। और फिर दोनों ग्रुप्स के टेलोमर्स वो किया, तो शी फाउंड कि उस जिसने डीप ब्रीदिंग किया उसके टेलोमरेज में 43% इंप्रूवमेंट विद इन 90 डेज, 12 मिनट की डीप ब्रीदिंग से। इसलिए मुझे लगता है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसी भी रूप में हो, चाहे विभिन्न प्रकार के प्राणायामों में हो, चाहे दीर्घ श्वसन से हो, निश्चित रूप से लाभ ही करेगी। मतलब इसके बड़े फिजियोलॉजिकल इन दोनों स्टडीज हो रही है। थैंक यू सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों ने जो चीजें दी हैं वो आज भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेती हूँ सुजॉय भट्टाचार्य जी। हेलो, नमस्कार। मैं सुजॉय भट्टाचार्य हूँ। मेरा क्वेश्चन है, मैं आज हुआ हूँ कुछ दिनों पहले, और मुझे सीवियर कोविड था और साथ में निमोनिया था। तो डिस्चार्ज होने के बाद मेरा जो पल्स रेट है वो बढ़ा हुआ है। जब मैं वॉक करता हूँ मेरा पल्स रेट 120 के आसपास रहता है, और जब मैं लाई डाउन करता हूँ तो मेरा पल्स रेट 100 रहता है, जबकि इससे पहले मेरा पल्स रेट 80 के नीचे रहता था बिफोर कोविड। तो ये एक चेंज है। दूसरा, मेरा बीपी कभी कभी बढ़ जाता है नीचे वाला। अभी तो मेरा बीपी जैसे 90 से 95 96 तक रहता है, जो नीचे वाला बीपी है डायस्टोलिक। तो ये अभी सिचुएशन है। तो अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं, और क्या कब तक ये ठीक होने की उम्मीद है? आपका शुरू का मैं नहीं सुन पाया था कि आपका कोविड कब हुआ था आपको? मुझे कोविड डिटेक्ट हुआ था 26 अप्रैल को, और मैं आईसीयू में था। और उसके बाद मैं अराउंड मोर देन 1 मंथ मैं पहले तो कुछ दिन आईसीयू में था, फिर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद मैं 13th को मैं नेगेटिव हुआ, तो मुझे रिलीज कुछ दिनों बाद रिलीज कर दिया। ओके, ठीक है। तो आपको जो है 26 को आप 26 अप्रैल को नहीं, तो अभी आपको 1-1.25 महीने पहले जी हुआ। आपका ऑक्सीजन लेवल कितना रहता है वो आपने चेक किया क्या? हाँ, मेरा ऑक्सीजन लेवल 97-98 रहता है। अच्छा, जब मैं वॉक करता हूँ थोड़ा तब 96 हो जाता है। ओके। इसमें जो है 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़े ब्लड क्लॉट्स का इश्यू हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अभी आपके लंग्स रिकवर कर रहे हैं, तो बॉडी का जो है कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है ऑक्सीजनेट करने का, वही होता है कि हार्ट रेट को स्पीड करता है वहाँ पर। तो अभी भी आपके लंग्स जो अफेक्टेड होंगे, वहाँ पर डेफिनेटली अफेक्टेड हैं अभी आपके लंग्स वहाँ पर। इसमें जो है 2 चीजें जो है, एक तो क्या है कि टाइम लगेगा वहाँ पे। दूसरा जो चीज थोड़ा क्रिटिकल है एक्सक्लूड करने में कि कोई ब्लड क्लॉटिंग इश्यू नहीं हुआ आपको। जब आपको डिस्चार्ज किया था तब आपको ब्लड थिनर्स दिए थे क्या? कोई ब्लड थिनर दिया था और वो भी चल रहा है, और एक डॉपलर टेस्ट किया था चेक करने के लिए, वो तो नेगेटिव ही आया था।
अच्छा, हाँ डॉपलर नेगेटिव आएगा तो ब्लड थिनर जो आपको चल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड थिनर चले। अब आपका कौन सा ब्लड थिनर चल रहा है? एलिक्विस्ट नाम का एक ब्लड थिनर है 2.5 हाँ परफेक्ट, हाँ गुड। मॉर्निंग इवनिंग 2 बार। हाँ परफेक्ट। हाँ तो एलिक्विस्ट है तो इसका जो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का है वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं सर। इसमें मैं अभी सजेस्ट ये करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, मैं डायरेक्टली एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। एक तो ये कि अगर और कोई इशू नहीं हो तो एलिक्विस्ट का डोज बढ़ा सकते हैं 5 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे, एक आध महीने के लिए। हाँ पे लेकिन अपने डॉक्टर से पूछ के ये करिए। हाँ पे वैसे मत करिए, क्योंकि उसके और भी इंडिकेशंस हो सकते हैं कि जिसकी वजह से नहीं बढ़ानी चाहिए। हाँ पे दूसरा है कि योगा एक्सरसाइजेस करिए। हाँ पे हमारे ग्रुप में कम से कम 2 योगा टीचर्स हैं। हाँ पे योगा एक्सरसाइजेस हेल्प करेंगे। तीसरा जो है आप अपने आप को बहुत ज्यादा पुश मत करिए। अगर हार्ट रेट 110 120 हो जाता है तो उस टाइम पे स्लो डाउन कर लीजिए। हाँ जी, वो धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, इसमें आपको कई महीने लगेंगे ठीक होने में। जी लेकिन मेरे को एक खुशी है कि आप एलिक्विस्ट पे हैं, कोई स्टेरॉइड्स पे तो नहीं है? नहीं, मैं कोई स्टेरॉइड्स। हाँ गुड। तो मेरे को लग रहा है कि आपका ट्रीटमेंट जो है ठीक अच्छे से हो रहा है। हाँ पे तो बस आप ब्लड थिनर रखिए, अपने आप को ज्यादा पुश मत करिए। हाँ पे हार्ट रेट 120 जैसे हो जाता है वहीं पे उसी टाइम पे आप रुक जाइए। हाँ पे जी, और फिर कम हो जाए हार्ट रेट फिर कर लीजिए। तो और डॉक्टर साहब ऑक्सीजन सैचुरेशन अपना मॉनिटर कर लीजिए। कितने दिन तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि, क्योंकि मैं पहले रोज 5 किलोमीटर चलता था सुबह शाम, करीब 7-8 किलोमीटर तो मैं चलता ही था डेली, तो बिफोर कोविड। तो अभी तो मुझे बहुत ही कंस्ट्रेंट लग रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ा सा चलता हूँ हाँ बस। अभी तो हाँ ठीक है। हाँ अभी जो है टाइम लगेगा। अभी आप ये देखिए ना, अभी तो आपको 1-1.5 महीने ही हुआ है। हाँ पे मेरे को तो जो है 13-14 मेरे को 13 महीने हो गए, मेरा वो भी लेवल नहीं आया है जो पहले था मेरा। हाँ पे तो डॉक्टर साहब मैं कितना उम्मीद 6 महीने के अंदर उम्मीद कर रहा हूँ कि 6 महीने में काफी इम्प्रूवमेंट देखेंगे आप अपने आपको। धीरे धीरे होगा इम्प्रूवमेंट। साल तक भी जो है ये वायरस ऐसा है कि ये भुलाने नहीं देगा कि आपको कोविड हुआ था। हाँ पे तो इसका मतलब है कि मतलब सिम्टम्स इसके रहेंगे। हाँ पे तो उसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन अब ये देखिए कि आप इतने आप सिवियर थे कि आईसीयू एडमिशन था आपका, इतने लंबा हॉस्पिटलाइजेशन था। आप इससे आप काफी अच्छे दिख रहे हैं। अभी आप ऑक्सीजन पे नहीं है। आप ठीक है 5-6 किलोमीटर अभी नहीं चल सकते, तो 5-6 किलोमीटर अभी चलने की ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, ये ब्लैक फंगस से मैं तो घर में ही रहता हूँ और ये सामने खाली जो सड़क है उसी पे चलता हूँ, कैंपस में ही रहता हूँ आईआईटी के। तो जो ब्लैक फंगस है उससे बचने के लिए मुझे कुछ स्पेशल कुछ करना पड़ेगा या नहीं? कोई स्पेशल नहीं। मैंने इसलिए पूछा था कि आप स्टेरॉइड्स पे तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं कुछ पेशेंट्स को देख रहा हूँ जो बेटर नहीं है, वो लंबे टाइम के लिए। जी, मैं पास में रहा हूँ, जब आईसीयू में था तब स्टेरॉइड्स दिए थे उन्होंने। हाँ आपसे वो तो उस टाइम पे तो बिल्कुल देना ही पड़ेगा। हाँ पे और कोई स्पेशल आपकी डायबिटीज है क्या आपको? नहीं ब्लड शुगर आपका ठीक है? हाँ ब्लड शुगर ठीक है। हाँ तो फिर आपके जो है चांसेस ब्लैक फंगस के कम है, जितना नॉर्मल पॉपुलेशन को है उतना ही है, जो कि कम ही होता है यहाँ पे। तो इसमें आप अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। आप इसमें निराश मत होइए। यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रोग्रेशन है, और अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन है, मुझे एक निंडेनिम नाम का लंग्स के लिए दवाई दी है 150 mg, तो सुबह शाम के लिए। तो उसका लीवर में बिलीरुबिन काउंट कहते हैं बढ़ जाता है, थोड़ा सा मेरा बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ वो दवाई जो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए देते हैं, जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का फाइब्रोसिस होता है जिसके लिए यूज करते हैं। कोविड में यहाँ पे हम लोग उस दवाई को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे उसका उस दवाई का जो है साइड इफेक्ट है कि लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं, तो वो जो है मॉनिटर करने पड़ते हैं लिवर एंजाइम्स को। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं उस दवाई को कोविड के लिए। तो एक्चुअली क्या है, सीटी स्कैन में फिब्रोसिस आया है, उसमें स्कारिंग आई है, मतलब आफ्टर कोविड, बिफोर तो नहीं था, आफ्टर कोविड आया है। तो ये कोविड फिब्रोसिस है, मैंने पढ़ा था ये रिवर्सिबल है, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं? तो आप इसका कुछ बताएं। नहीं बिल्कुल रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल होगा। आप तो जब आप आईसीयू में एडमिटेड थे तब आपको जो है उस टाइम पे काफी फाइब्रोसिस हुआ होगा वहाँ पे। जैसे मेरे को भी था, और प्रोफेसर साहब को भी था, जो उनको 70% अफेक्टेड था वहाँ पर।
ये चीज रिवर्स होगी, टाइम लगेगा, रिवर्स होगी जी। यहाँ पर। लेकिन जो आपको जो एंटी फाइब्रोटिक दवाई का है वो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। तो उसके डॉक्टर लिए साहब क्या यूज करते हैं इसके बदले में, मतलब उसके बदले में इसका कोई बस अपने आप ही ठीक होता है। ये टाइम है जो हम जो देख रहे हैं कि योगा एक्सरसाइजेस काफी हेल्पफुल हैं यहाँ पर। तो उसमें आप इन्वॉल्व होइए योगा में, और बस वही ध्यान रखिए कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा पुश मत करिए, उसमें मत जाइए, कोई डिप्रेशन वगैरह में मत जाइए। ये जो है नॉर्मल प्रोसेस है। आपका प्रोग्रेस काफी अच्छा चल रहा है जो मैं देख रहा हूँ। आपका ट्रीटमेंट काफी अच्छा हुआ है जो भी आपने अभी तक बताया हमें। ओके, सुजॉय भट्टाचार्य सर जी, आप भी अपने जो भी आपके प्रिस्क्रिप्शन है वो हमें सेंड कर सकते हैं। हम डॉक्टर से आपको कनेक्ट कर देंगे सो दैट आपको सेकंड ओपिनियन भी मिल जाएगी। सो डोंट वरी। ये जी वेलकम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज कौशिक जी से। जी वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जी नीरज जी। यस, थैंक्स अ लॉट मैम फॉर द अपॉर्चुनिटी। I wish you all the good morning, very warm morning to all the intellectuals present here on the platform. Actually, I wish to give my thanks, wholehearted thanks to my forefathers who have given me this knowledge. मेरे फादर साहब जो कुशीतरा यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, आफ्टर सर्विंग 41 years एज डिप्टी रजिस्ट्रार रिटायर हुए, और फिर 7 years एज सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। तो आयुर्वेदा का उनको बहुत नॉलेज है, उन्होंने मुझे बताया और वो मेरे लिए कामयाब भी रहा। आई एम ए टीबी सर्वाइवर माई सेल्फ, एंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप शायद विश्वास ना करें। एक काढ़ा मैंने बनाया, उसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट थे सभी जो मेरे सोसाइटी में पौधे मैंने उगाए हैं उसमें थे। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लोगों को दिया। डॉक्टर प्रदीप तोमर आपको बता सकते हैं उसके बारे में, और काफी इंटेलेक्चुअल्स, एमआईटी यूनिवर्सिटी एंड मैनी मोर पीपल, पुलिस पर्सनल जो फोर फ्रंट में आप लड़ रहे हैं, सर्वाइवर्स की मदद कर रहे हैं, उन सबको मैंने दिया। और उसके अलावा आपको मैं बताऊं, जो ये किडनी पे भी असर हो रहा है उसका भी एक सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। आप कमल गट्टे के जो बीज हैं, कमल गट्टे के जो बीज हैं, आज की डेट में मैं एक मंदिर जानता हूँ यहाँ ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जो आप जाते हैं, 200 बीघे में वहाँ पे ये लगभग 100 बीघे में वहाँ पे कमल गट्टा या कमल के फूल उगे हुए हैं। आप मानेंगे नहीं, नेचर ने हमें क्या कुछ दिया हुआ है। हम आई कंसिडर अवर सेल्फ एज फूल्स के हम भाग रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स के पीछे, और पीपल का पेड़ जो हमारे आसपास है, आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के उसके नीचे बैठिए, यू विल नेवर नीड एनी ऑक्सीजन सिलेंडर, आपको जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, जैसा सर ने कहा कि मतलब मॉर्निंग वॉक है, एक्सरसाइज है, आप कुछ नेचर के नजदीक जाइए तो आपको बहुत सी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टेरॉइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जी नीरज सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में वास्तव में वो ज्ञान छुपा हुआ है जो आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने भी कई लोगों को नेचुरली ठीक होते हुए देखा है, और डॉक्टर अनूप महिषी जी भी इस चीज पे विश्वास करते हैं कि आयुर्वेद में वास्तव में वो ज्ञान है जिससे हम नेचुरली लोगों को ठीक कर सकते हैं। जी मैम, त्रिगुणा जी हैं और बड़े बड़े वैद हैं, और मैं आपको बताता हूँ, मुझे बहुत से ऐसे स्तोत्र पता है शिव भगवान के, मुझे ऐसे बहुत से हस्त मुद्राएं पता है। मैं आपसे अगर मैं मैं बहुत से लोगों की राशि भी नहीं पूछूंगा, मैं बता दूंगा कि भाई आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है कि शुक्र स्ट्रॉन्ग है या सूर्य स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर मैं आपको कहूँ, वो जो कमल गट्टे के बीज हैं आपके शुगर लेवल को कम करेगा। जैसे वाइस चांसलर सर को प्रॉब्लम है थोड़ी, तो वो अगर बीज जैसे सिंघाड़ा खाते हैं, ठीक है, वो आयरन का सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है। और मैं इस चीज को मैंने एक क्वेश्चनर गूगल फॉर्म में डिजाइन किया है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर गौरी मिश्रा, उनके साथ मैं जिन जिन लोगों को मैंने दिया है फ्री में, ये मेरा जो प्रोडक्ट जो भी आपको ये मथुरा से लेके मेरठ तक बहुत गाँव तक में लोगों ने अपने रिश्तेदारियों में पहुंचा दिया। ठीक है जी,
जी नीरज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लगता है एक सेशन आपका भी लगाना पड़ेगा और रियली आई वांट योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपकी नॉलेज वास्तव में बहुत वास्ट है। आई एम शेयरिंग माय डिटेल एंड यू कैन कांटेक्ट मी एंड विल डिस्कस अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव प्रदीप अग्रवाल जी। जी आप डॉक्टर महेश्वरी कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? जी नहीं, दैट्स फाइन। ओके जी, प्रदीप अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। मुझे दिसंबर में कोविड हुआ था और मैं 15 डेज हॉस्पिटलाइज रहा था। मुझे प्लाज्मा थेरेपी से रिलीफ हुआ था। अभी एट प्रेजेंट मैं 2 प्रॉब्लम फील कर रहा हूँ। एक तो मुझे थोड़ा हल्का सा कफ रहता है और दूसरा जो है मैं जब खाना खाता हूँ तो मुझे मीठा, नमकीन, मिर्च इनका तो टेस्ट आता है, लेकिन मुझे दालें, सब्जी इनका मुझे कोई टेस्ट नहीं आता। मतलब मेरे लिए सारी सब्जी, दालें सब एक ही है। तो इन दोनों प्रॉब्लम के लिए मुझे थोड़ा सा बताइए। इसमें तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। मीठा तो टेस्ट कर लेते हैं ना आप? हाँ, मीठा और नमकीन करता हूँ, तो फिर लेकिन जैसे सब्जी में मैं भिंडी खा रहा हूँ तो मुझे भिंडी का टेस्ट नहीं आएगा। एक नॉर्मल कुछ भी खा रहा हूँ वो टेस्ट आएगा। देखिए, मैं तो चॉकलेट लवर हूँ मैं, तो बस चॉकलेट का टेस्ट नहीं जाना चाहिए, मीठा का टेस्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ पर इसमें जो है अभी कुछ नहीं कर सकते अपन, धीरे धीरे टेस्ट आएगा। हाँ पे भिंडी का होगा तो भिंडी अगर आपको पहले अच्छी लगती थी भिंडी या पहले भी नहीं अच्छी लगती थी? नहीं, मुझे भिंडी तो मतलब सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं, लेकिन टेस्ट मुझे किसी सब्जी का नहीं आता। तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि जो ये टेस्ट की, जो हमारी ब्रेन की जो नर्व है वो डैमेज हो जाती है। मतलब इस टाइप की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, वो टेस्ट का जो है कोविड में जाता है, ये है ही तो उसका एक सिम्टम। और कुछ लोगों को जो है वापस आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। हाँ बस आपको डायबिटीज तो नहीं है ना? हाँ, डायबिटीज है, अंडर कंट्रोल है मेडिसिन के साथ। अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है कोई ट्रीटमेंट नहीं है आज की तारीख में। बाद में अगर आ जाए ट्रीटमेंट तो आ जाए यहाँ पे। लेकिन यह है कि जो धीरे धीरे टाइम ही बताएगा कि वो सब्जियों का टेस्ट आपको आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे जब तक मिठाई खाइए, शुगर को कंट्रोल में रखिए। ठीक है, ठीक। नहीं मतलब कोई सीरियस इशू तो नहीं है ना जी? कोई सीरियस इशू नहीं है। ओके, थैंक यू सर। चिंता मत करिए, सब ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव रहना भी जरूरी है हमें। और सबसे बड़ी बात ये है, ये बात बिल्कुल हमारे वाइस चांसलर सर ने भी बोला था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। हमें मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी हमारे मन को बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रही है। इसलिए पॉजिटिव रहने की जरूरत है। जब आप सोचेंगे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है बहुत सारे पेशेंट्स के साथ में, 20 to 30% लोग वैसे ही रिकवर हो गए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आशा पांडे जी से। आशा पांडे जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you so much. I would like to thank the organizers and Dr. Anoop for this beautiful session. And I got a lot of information about COVID. My question is, because there are research proofs that COVID is affecting post-COVID, people have heart diseases, blood clot, and high BP. My question is on emotional health. Is there any research proof that COVID is also causing severe depression in patients or other psychological disorders post-COVID? Is there any research proof for it? Very good question. हाँ पर मैं जो ये पर्सनल उसमें बता सकता हूँ कि जो मैं अपने पेशेंट्स में देख रहा हूँ, हाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको कोविड हुआ है, डेफिनेटली इफेक्ट है इसका। हाँ पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। सिर्फ यही नहीं है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जिनको हुआ है उसका जो इफेक्ट है, फैमिली पे इफेक्ट है। सिर्फ पेशेंट पे नहीं, फैमिली पे भी बहुत इफेक्ट है इसका। हाँ पे हमारी फैमिली में भी जो अभी तक जो है इसका इफेक्ट है, हाँ पे उसको 13-14 महीने हो चुके हैं। इसके जो है पेपर्स निकले हैं, बल्कि एक मेरी बहन सीमा, उसकी फ्रेंड है जो स्पेन में है, उसने इस पर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। हाँ पे उसका मैं लिंक मैं भेज दूंगा आपको, सपना जी को भेज दूंगा। हाँ पे उसमें काफ़ी उसमें डिटेल्ड रिसर्च और पेपर इसी पे लिखा हुआ है इस पर। हाँ पे इसका डेफिनेट इफेक्ट है। इसका लॉन्ग टर्म जो है क्या होगा देखने में देखेंगे क्या रहेगा। हाँ पे ट्रीटमेंट यही है जो कि पॉजिटिव रहें, हाँ पे सोशल इंटरेक्शन रखें। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से सोशल इंटरेक्शन भी बहुत लिमिटेड है।
वहाँ पर, तो वो भी जो है कंपाउंड कर रहा है। तो ये भी पता नहीं है, ये भी जो है ऑब्वियस है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट है, कि सिर्फ कोविड का ही नहीं है, जिनको कोविड नहीं भी हुआ है उनको भी काफ़ी सोशल डिप्रिविएशन है यहाँ पर। बहुत से जो है मेरे पेशेंट्स हैं जो जिन्होंने कहा है कि साल भर तक जो है वो घर में ही रहे, उनके बच्चे आते हैं बाहर ही खाना रख जाते हैं वहाँ पे, और अब जो है वो निकलना चालू किया है इन्होंने, तो इसका डेफिनेट इफेक्ट है इसका। थैंक यू सर। थैंक यू जी। आशा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अब मुझे लगता है कि क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो द एंड है और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना, क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है और हमारे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ हेड जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर सर जुड़े हुए हैं, तो एक डीन एकेडमिक हमारे साथ में मलखानिया जी जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले प्रार्थना के लिए डॉक्टर पूनम जी को आमंत्रित करूंगी प्रार्थना के साथ में, देन उसके बाद में हम मलखानिया जी के साथ में वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। ओके, ओवर टू यू डॉक्टर पूनम। थैंक यू डॉक्टर सपना। सो जब हम दूसरों के लिए शांति मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, तो उस प्रार्थना का प्रभाव 10 से 15 गुना तक बढ़ जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इसी भाव से हम कल्याण मंत्र का जप करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओवर टू सपना मैम। थैंक यू। हमारे साथ प्रोफेसर मलकानिया जी, एमएल मलकानिया जी हैं, जो कि डीन एकेडमिक भी हैं, और मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगी जी। धन्यवाद मैडम। मुझे लगता है कि यह प्रोग्राम सभी श्रोतागणों अच्छा लगा होगा और शिक्षाप्रद भी रहा होगा। इसके लिए मैं जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, सबसे पहले डॉक्टर अनूप माहेश्वरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया और अनेकानेक बातें बताई जो मेडिकल साइंस की भी थी, साइकोलॉजिकल भी थी और पर्सनल एक्सपीरियंस की भी थी। तो मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर माहेश्वरी जी का योगदान हमें आगे भी जब कभी आवश्यकता पड़ेगी हमें मिलता रहेगा। डॉक्टर साहब, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से और विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपके ज्ञान से और आपके हाथों से समाज का कल्याण आगे भी होता रहेगा। प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी हमारे कुलपति महोदय हमारे लिए टॉर्च बेयरर का कार्य करते हैं, कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। उन्हीं के इनिशिएशन से ये प्रोग्राम आयोजित हुआ है। सर ने अपने भी व्यक्तिगत विचार रखे और सर के विचारों में वास्तविकता थी, प्राकृतिक ज्ञान था और अनुभव भी था। तो मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमको इस प्रोग्राम को करने के लिए मार्गदर्शन दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया और हमें और पूरे श्रोताओं को जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमें सर के मार्गदर्शन में और अच्छे अच्छे प्रोग्राम करने का और समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर सपना बंसल जी ने कनेक्टिंग लिंक का काम किया है। मैडम से मेरी चर्चा हुई थी
और मैडम ने हमको मोटिवेट किया और हमने उसके लिए जो भी प्रयास हो सकता था अपनी ओर से उसको करने का कोशिश की। मुझे लगता है कि मैडम को हमारा प्रयास सराहनीय रहा लगेगा। मैं मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो ऑड आवर्स में भी हमारे फोन्स का रेस्पॉन्स करती थी और हमको इंकरेज करती थी और मार्गदर्शन भी करती थी। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब कोविड लॉकडाउन समाप्त हो जाए, नॉर्मल लाइफ हो जाए, तो आप जीबीयू जरूर आइए। हम जीबीयू में फिजिकल मोड में भी आपसे कुछ चर्चा करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी प्रदीप तोमर जी, जिनकी वजह से वर्चुअल लिंक पे प्रोग्राम हुआ, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। मैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा विज्ञ नहीं हूँ, तो उन्होंने ही इसमें सारा मार्गदर्शन किया है, उन्होंने ही ये प्रयास किया। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विलिंगली इस कार्य को किया है। और मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर तोमर जी का सहयोग हमें मिलता रहेगा समाज की सेवा के लिए और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें अधिष्ठातागण भी हैं, विभागाध्यक्ष भी हैं, अध्यापक भी हैं, शिक्षार्थी भी हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं और समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति और यंग पर्सन्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने प्रातः काल में अपना समय निकालकर इसमें योगदान दिया, क्योंकि प्रातः काल में इंडियन कंडीशन में लोग बिजी रहते हैं घरेलू काम में और ऑनलाइन क्लासेज भी चलती हैं, लेकिन आपने अपना समय निकाल करके इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने शंका समाधान की। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी हम प्रोग्राम कोई आगे करेंगे आपको सूचित करेंगे और मेरा निवेदन होगा कि और अपने उत्साहित करें इन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ व्यक्तिगत रूप से और संस्थान की ओर से, और आशा करता हूँ कि हम समाज की सेवा में एक वॉलंटियर और योद्धा का कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आप दान दिया है, आपके आभार हम व्यक्त करते हैं। थैंक यू मैडम। मलकानिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को एक माला में पिरोने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू महेश्वरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पूनम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।